हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। एक और नए सेशन में आप सबका स्वागत है। तो इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं वन शॉट ऑफ योर चैप्टर ऑल्टरनेटिंग करंट। तो पहले थ्योरी अपन पूरा रिवीजन करेंगे। वन शॉट में ये दूंगा मैं लेक्चर, बेसिकली 1 आवर तक ये लेक्चर जाएगा, तो इसलिए प्रिपेयर होके बैठना। यहाँ पे वन शॉट होगा, ये रिवीजन मोड है। लेकिन जो लोगों को क्वेश्चन आ सकते हैं वो साइमल्टेनियसली मैं बताते जाऊंगा कि इसका एक्सप्लेनेशन कैसे होगा। तो ये अगर देख लिया तो तुम्हारे मोस्टली कॉन्सेप्ट्स तुम्हारे क्लियर हो जाएंगे। और उसके बाद अपन थोड़े सीबीएसई बोर्ड्स वगैरह में आए हुए नीट वगैरह के थोड़े सिमिलर टाइप के पैटर्न वाले क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अगर 5-6 क्वेश्चन ही करूँगा अगर टाइम मिला तो चालू करता है इस लेक्चर के साथ। तो हेडिंग डाल दो, शॉर्ट नोट्स बना सकते हो, इतनी ज़रूरत नहीं है बनाने की। बस कंसेप्ट को बस एक बार सुनना है ठीक से सबको, और फील करते जाओ कैसे मैं पढ़ा रहा हूँ। तो बेसिकली एसी का फुल फॉर्म लिख लेते हैं बेटा जी। पहले है ऑल्टरनेटिंग करंट इसे कहा जाता है। ऑल्टरनेटिंग करंट एज द नेम सजेस्ट, ये ऑल्टरनेट हो रहा है करंट। कैसे हो रहा है? ये से ऑल्टरनेट होते जा रहा है। जैसे कि बोलूंगा, पहली बात तो वो बोलेगा कि सर ये बाय डायरेक्शनल है। बाय डायरेक्शनल बाय डायरेक्शनल है। ये बाय डायरेक्शनल शब्द इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही है एसी की पहचान। एसी की पहचान कुछ नहीं है, बस बाय डायरेक्शनल, मतलब वो पॉजिटिव भी जाए और नेगेटिव भी जाए। तो सर इसका मैग्नीट्यूड कौन सा भी हो सकता है? मैग्नीट्यूड मे वेरी वेरिएबल हो सकता है इसका मैग्नीट्यूड। सर इसका मैग्नीट्यूड वेरिएबल हो सकता है, या फिर कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का भी एसी देखने को मिलता है। तो ये तो मैग्नीट्यूड पे इसका क्लासिफिकेशन अपन कर नहीं सकते, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म यहाँ पे लिखना है तुम्हें कि इट इज बाय डायरेक्शनल। हाईलाइट कर देता हूँ उसे, इट इज बाय डायरेक्शनल। ये बाय डायरेक्शनल होता है। बाय डायरेक्शनल का मतलब जो हाउस होल्ड करंट आता है, जो अपने पास वोल्टेज आता है घर पे वगैरह, फैन वगैरह, लाइट वगैरह चालू है, तो लाइट वगैरह यहाँ पे आ रही होगी, तो लाइट जो अपने को मिलती है उसमें अपने को हाउस होल्ड जो है बेटा, हाउस होल्ड वो एसी आता है। एसी सर क्यों है हाउस होल्ड में? क्योंकि बिकॉज इट कैन easily be transmitted over long range। तो बेसिकली इससे स्टेप अप कर सकते हैं और इससे स्टेप डाउन भी कर सकते हैं। तो ये वाले जो ट्रांसफॉर्मर्स है, जो अपने पावर स्टेशंस वगैरह रहते हैं, जैसे कि फुरसुंगी वगैरह में मेन पावर स्टेशंस वगैरह जो पुणे वगैरह में रहते हैं, उनके लिए मालूम है फुरसुंगी वगैरह को एक पावर स्टेशन वगैरह। तो वहाँ पे स्टेप अप स्टेप डाउन वो ट्रांसफॉर्मर्स होते हैं, जहाँ से ये एसी को इजीली वोल्टेज उसका ऑल्टरनेट करके अलग अलग वोल्टेज पे से ट्रांसमिट कर सकते हैं। लॉन्ग लाइंस जो केबल्स देखते हो वो एसी से आ रहा है, वो एसी से आ रहा है सर। स्टेप अप स्टेप डाउन कर सकते हैं इसे। तो एसी जो हाउस होल्ड में आ रहा है, जो हाउस होल्ड वोल्टेज अपने को बोलता है ना, हाउस होल्ड बोलते हैं कोई भी अगर घर पे है, हाँ 220 वोल्ट पे चल रहा है, 220 वोल्ट पे चल रहा है, ये जो अपन बोलते हैं, तो असली में जो घर पे जो करंट वगैरह वोल्टेज वगैरह जो आता है वो एसी आता है। तो वो कैसे आता है? तो बेसिकली उसका एक साइन वेव की तरह होता है, वो एक साइन वेव की तरह ऐसे होता है। मैंने बोला साइन वेव की तरह होता है, तो मैथ्स वाले बोलेंगे साइनोसोडियल। साइनोसोडियल साइनोसोडियल ये होता है। साइन वेव सिंपली समझ लो। मतलब यहाँ पे मेन तुम्हें क्या देखने को मिलेगा कि सर आपने बोला था कि एसी की डेफिनेशन क्या, मतलब ऑल्टरनेटिंग करंट की डेफिनेशन क्या है कि वो अपनी डायरेक्शन, मतलब बाय डायरेक्शनल हो। तो यहाँ पे देखो ना, बाय डायरेक्शनल, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, फिर से नेगेटिव में गया। तो ये डायरेक्शन फ्लक्चुएट हो रही है, यहाँ पे डायरेक्शनल चेंज हो रही है, इसलिए ये एसी का एक एसी है। तो ये जो घर पे जो एसी आता है
वो जनरली ये कैसे होता है, साइनोसोडियल होता है, ऐसे वेव में, ऐसे साइन वेव की तरह ये एसी ट्रांसमिट हो रहा है। तो ये वाला क्या है, इसका तो वेरिएबल मैग्नीट्यूड है, इसका तो वेरिएबल मैग्नीट्यूड है, वेरिएबल मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो ये क्या है, साइनोसोडियल एसी जो अपने घर पे आता है वो, इसका वेरिएबल मैग्नीट्यूड होता है। जनरली देख सकते हो कि ऐसे एक वेव, ये पूरी एक वेव हो गई ना, एक क्रेस्ट और एक तरफ, एक क्रेस्ट एक तरफ, तो ये पूरी वेव हो गई। तो जनरली फ्रीक्वेंसी क्या होती है, बताऊंगा ये टर्म्स बाद में, लेकिन जनरली क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज। जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है कि एक सेकेंड्स में कितने वेव पास हुए, तो दैट इज 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज ये अपने को जनरली जो अपने घर पे आता है उसका 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी देखने को मिलेगा। ये डिटेल में डिस्कस करेंगे फ्रीक्वेंसी क्या है वगैरह, बेसिक्स से ही लेने वाले। तो बेसिक क्या है यहाँ पे, एसी तुम्हें मालूम होना चाहिए। तो एसी का अगर किसने बोला कि मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है एसी का, तो दैट इज इट इज बाय डायरेक्शन। ये बाय डायरेक्शनल टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी इसका मैग्नीट्यूड वेरिएबल भी हो सकता है, जैसे अपन ने यहाँ पे देखा कि जो साइन वेव आती है सर अपने घर पे, उसका वेरिएबल मैग्नीट्यूड होता है, तो यहाँ पे वेरिएबल मैग्नीट्यूड देख लिया। उसके बाद हाउस होल्ड एसी, एसी अपन क्यों पढ़ रहे हैं सर, क्योंकि घर पे अपने एसी आ रहा है, तो एसी, एसी मतलब एयर कंडीशनर नहीं यार, एसी मतलब ऑल्टरनेटिंग करंट। अभी एसी शॉर्ट फॉर्म में बोलते जाऊंगा, तो ऑल्टरनेटिंग करंट मतलब ये जो अपने घर पे ऑल्टरनेटिंग करंट, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज के रूप में आ रहा है, वो एसी है। इसलिए अपने को वो स्टडी करना इंपॉर्टेंट है। तो ये एसी की एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। एसी का एक एडवांटेज बोल सकते हो डीसी के ऊपर कि वो ज्यादा अच्छे से ट्रांसमिट हो सकता है, ज्यादा लॉन्ग रेंज ट्रांसमिट हो सकता है। वेयरएस डीसी का ये लिमिटेशन आता है, डीसी का ये लिमिटेशन आता है। तो स्टेप अप स्टेप डाउन के बारे में भी लास्ट टॉपिक है आपका ट्रांसफॉर्मर्स, तो वहां पे भी अपन डिटेल में ले रहे हो। और साइनोसोडियल, ये जो घर पे आ रहा है वो साइनोसोडियल होता है, उसका वेरिएबल मैग्नीट्यूड होता है। बस ये ध्यान रखना, एसी जो है वो बाय डायरेक्शनल होता है। इससे क्या इंपॉर्टेंट चीज है, पहली बात तो एसी बाय डायरेक्शनल होता है, ये तो मालूम होगा, हाउस होल्ड में एसी आता है, उसकी कोई जरूरत नहीं। और जनरल 220 वोल्ट होता है, जिससे मालूम नहीं था वो नोट कर सकता है। और फ्रीक्वेंसी जनरली 50 हर्ट्ज घर की होती है, और बाय डायरेक्शनल ये वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है। तो ये एक बार देख लो, एक बार विजिबल है क्या अच्छे से, अच्छा विजिबल है, ठीक है, एक बार अच्छे से नोट कर लो ये, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टर्म है। और एक और इसका इंपॉर्टेंट थोड़ा बहुत इसका डीसी और एसी में एक डिफरेंस बोल सकते हो कि एसी कैन नॉट बी स्टोर्ड, एसी कैन नॉट बी स्टोर्ड एज सच अपन एसी को स्टोर नहीं कर सकते, एसी कैन नॉट बी स्टोर। अगर डिफरेंस वगैरह शॉर्ट क्वेश्चंस वगैरह में पूछा तो एसी कैन नॉट बी स्टोर, ये याद रख सकते हो। और बेसिक सा जो दिया हुआ है वो यहाँ पे याद रखना होगा। तो डीसी में यहाँ पे लिख दूं शॉर्ट में, डीसी का मतलब क्या है, जो होता है डायरेक्ट करंट, डायरेक्ट करंट है सर, डायरेक्ट करंट है, डायरेक्ट करंट, डायरेक्ट करंट सर जो पढ़ लिया होगा, जो पढ़ लिया है अपन ने सर, वही तो डायरेक्ट करंट था। जो स्टेडी करंट अपन यूज करते थे, जितने भी अपन ने प्रॉब्लम सॉल्व किए, चाहे वो इलेक्ट्रोस्टैट्स के हो, करंट इलेक्ट्रिसिटी के हो, डायरेक्ट करंट एक बैटरी तो लिया है सर। डायरेक्ट करंट डीसी से क्या आता है, याद आता है बेटा, बैटरी याद आता है तुझे। तो ये स्टेडी फ्लो दे सकता है, स्टेडी करंट, स्टेडी करंट फ्लो होगा, स्टेडी करंट, स्टेडी करंट आएगा। और ये क्या होता है बेटा, यूनिडायरेक्शनल, ये होता है यूनिडायरेक्शनल। यूनिडायरेक्शनल ये इंपॉर्टेंट है। यूनिडायरेक्शनल क्यों बोल रहे हैं, ये डीसी है, डीसी है, एक ही डायरेक्शन में प्रोपोगेट, एक ही डायरेक्शन में ये जाएगा। बैटरी एग्जांपल, डीसी से क्या याद आता है, बैटरी वगैरह चीजें जो करंट इलेक्ट्रिसिटी वगैरह में ले रहे थे स्टेडी करंट देने के लिए, स्टेडी करंट, कैपेसिटर को चार्ज कर रहे हो, स्टेडी करंट दे दिया, बैटरी लगा दी, तो स्टेडी करंट और एक ही डायरेक्शन में वो होगा। तो ये डीसी है, ये वाला डीसी है, ये डीसी हो गया, और यहाँ पे हो गया एसी। तो एसी के बारे में थोड़ी चीजें है, डीसी के बारे में थोड़ी चीजें हैं, ये बेसिक बेसिक सी चीज है। एंड जैसे एक और उसका एडवांटेज है एसी का, एसी
can be converted to DC, but DC to AC ये नहीं हो सकता. वेरी इंपॉर्टेंट है. शॉर्ट लेवल पे देखा हुआ है मैंने, 10th वगैरह में भी कभी कभी एक अच्छा क्वेश्चन बनेगा तो ये स्टेटमेंट बेस्ड डाल सकता है. यहाँ पे इस साइड पे देख सकते हो, ये स्टेटमेंट बेस्ड डाल सकता है कि AC कैन नॉट बी स्टोर्ड. ठीक है, AC कैन नॉट बी स्टोर्ड. ठीक है, वो तो सही बात है, वो तो लिख दिया. AC कैन बी कन्वर्टेड टू DC बट DC टू AC नॉट पॉसिबल. एग्जाम्पल देता हूँ. यहाँ पे मेरे पास ये चार्जर पड़ा हुआ है यहाँ पे. तो ये जो चार्जर है वो मैं घर के स्विच में लगाऊंगा, यहाँ से स्विच में लगाऊंगा. और जनरली 15 वॉट 12 वॉट वगैरह का ये चार्जर होता है. तो वो क्या करेगा, जो चार्जर है वो AC को जो है ना बेटा, AC जो मैंने मेन सप्लाई को दिया उससे वो DC में कन्वर्ट कर देगा. ऐसे एग्जांपल होगा. तो DC में कन्वर्ट हो गया. DC में कन्वर्ट करके अपन अच्छे से अपना डिवाइस यूज कर सकते हैं. अगर तुमने डिवाइस को डायरेक्टली AC पे डाल दिया तो वो तो साइकिल्स फ्लक्चुएट वगैरह हो जाएंगे, तो वो तो खराब होने के चांसेस है. इसलिए जो अपने अडेप्टर्स वगैरह चार्जेस वगैरह रहते हैं वो AC को ये अप्लाई करते हैं, AC को कन्वर्ट कर सकते हैं DC में. इसलिए AC का यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट एडवांटेज साबित हो गया है. यहाँ पे इम्पॉर्टेंट एडवांटेज ऑफ AC ओवर DC. 3 पॉइंट्स लिख सकते हो इम्पॉर्टेंट एडवांटेज, जैसे कि AC जो ट्रांसमिट हो सकता है. भाई मैं ट्रांसमिट कर रहा हूँ, लॉन्ग लाइंस देखता हूँ मैं, AC ट्रांसमिट हो सकता है. और जो DC नहीं हो सकता क्योंकि जूल्स हीटिंग इफेक्ट वगैरह वो आ जाता है वहाँ पे. एंड यहाँ पे भी होगा लेकिन इतना नहीं होगा. एंड बेसिकली जो अपना AC है वो कन्वर्ट कर सकते हैं इजीली, DC में कन्वर्ट कर सकता है. और जनरली शॉक भी AC से इतना अच्छा ज़्यादा नहीं लगेगा. सो इट इज़ मोर ऑन अ सेवर साइड. तो लिख देता हूँ. इंपॉर्टेंट है थोड़ा बहुत, जनरल कॉन्सेप्ट है इसलिए सेफर साइड पे होता है. क्योंकि डायरेक्ट करंट तो एक डायरेक्शन में ही अगर करंट पड़ा तो एक डायरेक्शन में ही वो करंट आएगा ना, पूरा सारा एक डायरेक्शन में आएगा. लेकिन ये साइकिल के फॉर्म में, पहले पॉजिटिव नेगेटिव, उसकी वजह से इतना मैग्नीट्यूड ऑफ करंट या फिर इतना बैठेगा नहीं. इसलिए सेवर साइड पे होता है. तो मैंने एडवांटेजेस बता दिए. AC जो अपन पढ़ रहे हैं, टॉपिक के नाम से देखो AC क्यों पढ़ रहे हैं सर, ये सब उसके एडवांटेजेस है. DC सो सर बैटरी ये भी है DC. तो उसने बोला सर अडेप्टर का क्या यूज है, तो मैंने बोल दिया AC को कन्वर्ट किया DC में. इसलिए तो सर फोन्स वगैरह चार्ज हो पा रहे थे, सेकेंडरी बैटरीज वगैरह चार्ज हो पा रहे थे. किसके वजह से, AC DC में कन्वर्ट हो रहा था. DC को AC में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ये DC की लिमिटेशन हो गई. AC को पढ़ रहा है क्योंकि सर घर पे AC आ रहा है, ऑल्टरनेटिंग करंट घर पे आ रहा है, सेवर साइड पे है, ये सेवर साइड पे है. एंड इम्पोर्टेंट कैन नॉट बी स्टोर्ड, एज सच कैन नॉट बी स्टोर्ड हो सकता है. तो यहाँ पे ये बेसिक सा एक रिकैप कर दो या फिर स्क्रीनशॉट निकाल दो. रिकैप तो मैंने कर ही लिया. तो आगे बढ़ते हैं अभी अच्छे से. तो AC का थोड़ा ओवरव्यू समझा होगा. मैथमेटिकल पोर्शन में अब तक अपन एंटर नहीं किए, इसलिए बेसिक क्लियर होगा तो ज्यादा फील से आप सब पढ़ पाओगे. सर AC के बारे में तो देख लिया अभी. AC से और कुछ जुड़ा हुआ है ऑल्टरनेटिंग करंट से, और कुछ है जो हमें बाकी है, रह गया था कुछ ऑल्टरनेटिंग करंट का. तो है एक रह गया था कि जैसे कि अगर मेरे पास एक ये वायर है, देखना ध्यान से. एक सपोज मेरे पास ये वायर है, उसने बोला हाँ ला लेके आ वायर, लेके आया वायर. तो यहाँ पे क्या होगा AC जो है ना वो बस सरफेस एरिया से फ्लो हुआ. सरफेस एरिया पे AC करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया. कैसे फ्लो करेगा देखना यार मस्त तरीके से. देख ऐसे, ये बस सरफेस एरिया से जाएगा, उससे कुछ लेना देना नहीं है. देखो 3D फील है, बस सरफेस एरिया से जा रहा है. तो AC अगर वायर में लेके आऊंगा, वायर लेके आए, चलो वायर लेके आते हैं.
एसी को ले लिया, एसी तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इस सरफेस एरिया पे, ये तो सिलेंडर के सरफेस से ही बस एसी करंट जा रहा है। वेयरएज यहाँ पे देखो डीसी का कंपैरिजन, डीसी क्या होता है ना, यही सेम वायर है डीसी को कनेक्ट करते हैं, तो डीसी में बेटा पूरा पूरा वॉल्यूम से, वॉल्यूम के अंदर से सट सट देखो, टक 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 टक, पूरा वॉल्यूम में, कुछ भी पूरा वॉल्यूम में, पूरा वॉल्यूम में, यहाँ पे पूरा वॉल्यूम में, पूरा पूरा, ठीक है, पूरा वॉल्यूम में एडीसी आ गया। वेरस एसी की बात करूंगा तो बस उसे लेना देना कुछ नहीं है, बस सरफेस एरिया से वो चला आ गया। एसी की ये बात है। और क्या है सर एसी के बारे में पढ़ना जो रह गया है, पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्या पढ़ा था, ठीक है। बाय डायरेक्शन लिख देता हूँ एक पॉइंट, बाय डायरेक्शन एक और बार लिख देता हूँ। और सेकंड क्या है उसका, कांस्टेंट मैग्नीट्यूड, कांस्टेंट मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड वाला एसी है क्या, वाला एसी है क्या, कांस्टेंट मैग्नीट्यूड वाला एसी है क्या। देखो जो घर पे आ रहा था वो तो साइनोसोडियल था, वो साइन वेव की तरह वेरी कर करके आ रहा था, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। तो उसमें देखा अपन ने मैग्नीट्यूड वेरी कर रहा है, मैग्नीट्यूड वेरी कर रहा है, तो उसके दिमाग में आया चलो चलो देखते हैं कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का कोई एसी है क्या। मैंने बोला हाँ है, यस है। कौन सा है सर, स्क्वायर एसी, ये बढ़िया है, स्क्वायर वे, स्क्वायर एसी देखना कैसे बना रहा हूं। तो कोई बताना चाहेगा कि ये एसी क्यों है, कोई बताना चाहेगा क्या व्हाई इट इज एसी, एसी क्यों है। जो बड़ी क्वेश्चन, बड़ी कंडीशन मैंने बताई थी कि एसी जो है वो होगा बाय डायरेक्शनल, और कुछ नहीं जानना है। एसी इज बाय डायरेक्शनल, दो डायरेक्शन में कुछ चल रहा है, करंट चल रहा है, देखो करंट चल रहा है दो डायरेक्शन में, तो होगा एसी। दो डायरेक्शन में चल रहा है तो ये क्या होगा, यस एसी तो है सर, एसी है, एसी तो है। देखो स्क्वायर एसी है, ये वाला स्क्वायर एसी है, इसलिए इसका मैग्नीट्यूड जो है वो कांस्टेंट होगा, इसे कहते हैं सर स्क्वायर एसी। सबसे अच्छा है क्या, सबसे अच्छा फील है ये बच्चों को कि मैग्नीट्यूड पे यार टेंशन मत ले, मैग्नीट्यूड पे कोई टेंशन मत ले, वेरिएबल मैग्नीट्यूड हो जैसे साइनोसोडियल वाला, या फिर स्क्वायर जैसा हो, बस एक कंडीशन एसी को चाहिए कि बाय डायरेक्शन होना चाहिए। तो अगर ग्राफ ये बना के पूछ दिया जेई वगैरह नीट में कि इज इट एसी, तो जनता थोड़ी तहलका हो सकता है कि मैग्नीट्यूड सर कांस्टेंट दिख रहा है, इधर कांस्टेंट इधर कांस्टेंट, इधर कांस्टेंट उधर कांस्टेंट, तो वो बोलेगा एसी के बारे में सोचेगा। लेकिन इसका कंसेप्ट है कि सर एसी मतलब बाय डायरेक्शनल, तो डायरेक्टली टिक कर देगा भाई ये एसी है, बिल्कुल ये एसी है, तो ये एसी है हो गया। बाय डायरेक्शनल कांस्टेंट मैग्नीट्यूड वाले एसी भी एग्जिस्ट करते हैं, स्क्वायर एसी इसका एग्जांपल है। और एसी ये फील है बस तुम्हारे लिए, ये फील है, ये एज सच कोई पूछेगा नहीं, एज सच कोई पूछेगा नहीं कि यार एसी सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है, ये बस रैंडम सी चीज है जो अच्छी लगी तो लेके आ गया था। अच्छा नोट्स वगैरह मैंने पढ़े तो उसमें ये चीज मिली थी, तो ये अच्छा हो गया कि एसी जो है वो भाई सरफेस एरिया से जाएगा। बाकी ये तो स्क्वायर एसी अच्छा खासा है, बाय डायरेक्शनल हो गया, बाय डायरेक्शनल है तो बोला एसी है। चलो चलो आगे बढ़ते हैं, एसी के बारे में हो गया, एसी के बारे में इतना ही पढ़ना है, अभी इतना ही पढ़ना है। तो थोड़ा मैथ्स में जो बेसिक दे रहा हूँ वो एक बार देख लो, बेसिक दूंगा मैं, बेसिक दूंगा। जैसे थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे याद होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट चीज याद क्या है, ये एवरेज अगर कॉस थीटा का करूंगा और साइन थीटा का करूंगा, साइन थीटा का करूंगा सर मैं करूंगा हाफ साइकिल की, ठीक है। हाफ साइकिल का उसने मेरे पास पूछा कि आप साइन थीटा का क्या कर दीजिए, आप साइन थीटा का और कॉस थीटा का आप हाफ साइकिल के लिए एवरेज बताइए मुझे। तो इसका क्या आएगा बेटा, इसका याद रखना ही होगा 2/π, बोल्ड में लिख रहा हूं, ये याद होना चाहिए।
कुछ कुछ तो यहाँ पे ही कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर ये रटने वाली चीज है। नहीं, ये रटने वाली चीज है क्योंकि इसे अप्लाई करोगे। ध्यान से देखो, मैं क्वेश्चंस 2-3 करवाऊंगा, उसमें एप्लीकेशन होगा इसका। हाफ साइकिल है तो उसमें ये वैल्यू यूज करनी पड़ेगी 2/π। तो अगर हाफ साइकिल है तो क्या होगा, हाफ साइकिल है, यस और नो, हाफ साइकिल है तो क्या बोलोगे सब, सर 2/π हो गया याद यहाँ पे। उसके बाद उसने बोला फुल साइकिल तो अभी कोई मैथ्स वाले भी है, फुल साइकिल तो सबको याद है यार, फुल साइकिल ऐसे मत करो, फुल साइकिल तो सबको मालूम है। साइन की फुल साइकिल तो यार फेमस है बहुत। फुल साइकिल में क्या 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 आवाज आ रही है, जहां तक आवाज आ रही है स्क्रीन से, तो जीरो है इंपॉर्टेंट चीज। फुल साइकिल के लिए कितना भी कंफ्यूज करके क्वेश्चन बनाएगा, फुल साइकिल के लिए cos थीटा sin थीटा जीरो, फुल साइकिल की वैल्यू जीरो बोल दे, डैश है, जीरो है वैल्यू। उसके बाद आएंगे sin स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा। इसका एक इजी टेक्निक है, इसका इजी है कुछ, अगर हो फुल साइकिल दिया होगा, फुल साइकिल ले लो, और हाफ साइकिल, दोनों में इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू दोनों में हाफ ही होगी, हाफ होगी इसकी वैल्यू दोनों में। साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, फुल साइकिल हो या हाफ साइकिल हो, हाफ ही वैल्यू होगी। तो इंपॉर्टेंट चीजें बता दिए है क्या, इंपॉर्टेंट चीजें बता दिए हैं, हाँ बता दिए। तो क्या याद रखना होगा, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अगर एवरेज मैंने पूछा, कोई आ गया, आप सो रहे हो वगैरह होगे घर पे, कोई आ गया एवरेज ऑफ कॉस थीटा हाफ साइकिल के लिए, एवरेज ऑफ साइन थीटा हाफ साइकिल के लिए 2/π आना चाहिए, आ गया 2/π मन में। उसके बाद फुल साइकिल के लिए साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, जीरो होता है। उसके बाद साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, फुल साइकिल हो या हाफ साइकिल हो, हाफ ही होगा। तो ये एक बार नोट कर लो, इंपॉर्टेंट है, बोर्ड्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। हो जाएगा, हो गया, अच्छे से नोट हो रहा है, बहुत अच्छे। उसके बाद और क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, वो बोला RMS, ये क्या चीज है, ये तो भाई जो पढ़ के आया है, अभी तो मैक्सिमम लोग पढ़ के आते हैं, तो पढ़ के आया तो एक ही फॉर्मूला उससे याद रहेगा, कौन सा बताता हूँ मैं, IRMS इज इक्वल्स टू I0/√2, यही फॉर्मूला उसके दिमाग में गोल गोल फिरेगा। सर RMS की आपने बात कर ली, ये फॉर्मूला हमारे दिमाग में है, किस किस के दिमाग में है फॉर्मूला है, हम मोस्टली सबने पढ़ा है तो सबके दिमाग में आएगा। ये गलत फॉर्मूला नहीं, सही फॉर्मूला है, लेकिन बेसिक से कैसे चालू करें सर, बेसिक से कैसे देखें, पूरे सिस्टम को खोल के रख देंगे। देखो अगर एक डिस्क्रीट सिस्टम ऐसे पढ़ा हुआ, डिस्क्रीट सिस्टम बोले तो उसके इंडिविजुअल वैल्यूज वगैरह दिए हुए होंगे, इंडिविजुअल वैल्यूज वगैरह बेसिकली उसके दिए हुए होंगे, तो उसका एवरेज वगैरह कैसे निकाल सकते हैं, तो आई एवरेज करेंगे बेटा जी, आई एवरेज करेंगे, ये RMS नहीं है, ये तो एवरेज है, क्या ये RMS नहीं है, ये एवरेज है, ठीक है, एवरेज है। एवरेज है, ठीक है, तो एवरेज की बात करूंगा तो एवरेज तो सबको निकालना आता है, I1 I2 ऐसे IN तक चला जाऊंगा मैं, बाय n कर दूंगा तो ये एवरेज हो गया, ये एवरेज हो गया। RMS हेडिंग है बेटा, लेकिन ये एवरेज की बात कर रहा हूं मैं डिस्क्रीट सिस्टम में, किसकी बात कर रहा हूं, एक बार हेडिंग समझ ले, RMS लिखा हुआ है हेडिंग, लेकिन मैंने यहाँ पे आई एवरेज लिखा है। आई एवरेज कौन सा भी डिस्क्रीट सिस्टम हो जहाँ पे तुझे दिख रहा होगा
कि I1 गिवन है, I2 गिवन है, I3 गिवन है, तो इतनी मगजमारी क्यों करे? आई एवरेज डायरेक्टली एवरेज की फॉर्मूलास निकाल। अगर कंटिन्यूस सिस्टम है बेटा, एक कंटिन्यूस सिस्टम है, कंटिन्यूस सिस्टम है तो क्या करे सर? कंटिन्यूस सिस्टम है तो क्या करे? ठीक है, कंटिन्यूस है तो क्या करे यार? आई एवरेज सर मुझे भी पढ़ना है, कंटिन्यूस सिस्टम है तो क्या करे? बेटा तू पढ़ते आ रहा है, तूने नोटिस नहीं किया, पढ़ते आ रहा है तू, क्या करे? आई डी टी बाय डी टी इंटीग्रेट कर दे, ये पढ़ते आ रहा है, याद आ रहा है कि कुछ ऐसे पढ़ते हो आप, इसका एवरेज कर दिया तो इसका हो गया, पढ़ते हो। सर पढ़ लिया करते थे, कभी 11th में भी आया है, आया होगा 11th में है, लेकिन याद नहीं है तो देख लो, क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, ये देख लो, आई है एवरेज, तो एवरेज कैसे निकालोगे? ये जनरली सिंबल क्या है बेटा? ये अगर है तो ये सिंबल क्या है जिसमें लोगों को कंफ्यूज हो सकता है? तो ये बेटा एवरेज है, आरएमएस नहीं है यार, आरएमएस हेडिंग ही मिटा देती, आरएमएस नहीं है बेटा, ये एवरेज है, ये एवरेज है। ठीक है, एवरेज कर लिया, सिंपल, सबको एवरेज आ गया, सबको एवरेज आ गया। उसने बोला डिस्क्रीट सिस्टम दिया होगा, तुझे बोला कोई सोते हुए बोलेगा डिस्क्रीट सिस्टम है, सब कुछ दिया होगा आपको, क्या करोगे? तो बोला ये फॉर्मूला यूज करूंगा एवरेज का, जो बच्चे को पढ़ा था, मेरे भाई बहन को ये ऐसे फॉर्मूला पढ़ा था, मैं ये अभी यूज करूंगा। अगर कंटिन्यूस सिस्टम है तो नया फॉर्मूला आएगा, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आएगा। इंटीग्रेट कंटिन्यूस सिस्टम में कैसे करते हो? इंटीग्रेट करके ही तो निकालते हो, तो इंटीग्रेट करके कंटिन्यूस सिस्टम का निकाल दो। ये हो गया है एवरेज का चीज, ये हो गया एवरेज का चीज, एवरेज का केस हो गया, ये बेसिक एवरेज का केस हो गया। मैं फिर से रिवीजन करवाता हूँ, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टाइम जाने दो। आई एवरेज है, आई एवरेज क्या, एवरेज कैसे निकालते हो किसी चीज का? सर 5-6 चीजें दिए होंगे, तो जितने चीजें हैं उनको ऐड कर देंगे और उसका डिवाइड बाय जितने नंबर ऑफ क्वांटिटी जितनी थी, तो वही तो डिस्क्रीट सिस्टम में करना है। डिस्क्रीट सिस्टम में तो वही करना है, आई एवरेज है, I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 प्लस I5 बाय 5 है, 5 दिए हुए तो N5 डाल दो, बहुत आसान। कंटिन्यूस सिस्टम है, यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हो, कोई टेंशन नहीं है, पहले पढ़ लो ध्यान से। इंटीग्रेशन तो तुम करते आ रहे हो, तो इंटीग्रल आई डी टी करना है। इंटीग्रल जिसका चाहिए उसका आई डी टी बाय टाइम के साथ इंटीग्रेट, बस इसका चाहिए उसका इंटीग्रेट आईडीटी के साथ, टाइम के साथ, और बाय टाइम करना है, बस इतना ही याद रखोगे। क्वेश्चंस ऐसे ऐसे बनना चालू होंगे, ठीक है। हाँ ठीक है, बेसिक अभी क्या करें, अभी है आरएमएस की वैल्यू। आरएमएस अगर तुमने ये पकड़ लिया ना, एवरेज क्लियर है, आरएमएस आराम से हो जाएगा। क्या है आरएमएस? आरएमएस क्या है भाई? आरएमएस देखो क्या है, देखना, IRMS बोल रहा। आरएमएस का पहले फुल फॉर्म रटो मत, चीजों को फुल फॉर्म से डिकोड करो, फुल फॉर्म से ही हो जाएगा। देखना, रूट मीन स्क्वायर, ठीक है ना, रूट मीन स्क्वायर है। क्या करोगे, पहले रूट कर दो पहले, हाँ क्या ना, क्या बोला मैं? आरएमएस मतलब क्या? रूट मीन स्क्वायर मतलब क्या? पहले रूट करेंगे, हाँ रूट करे, ठीक है, रूट करेंगे, रूट लिख दिया,
स्क्वायर करे, किसको स्क्वायर करे, स्क्वायर का करके एवरेज, मीन करो स्क्वायर वाले का, मीन करो एवरेज निकालो स्क्वायर वाले का, इसे कहते हैं जी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। रटोगे क्या यार, रटोगे अभी ये कोई क्वेश्चन होगा उसमें ऐसा एप्लीकेशन होगा, ऐसा एप्लीकेशन कर दोगे, क्या करोगे तुम, इसका एवरेज निकालोगे ऐसे, देखो अप्रोच क्या लगाओगे, रूट में अप्रोच क्या लगाओगे, i1 प्लस i2 स्क्वायर प्लस i3 स्क्वायर बाय ए हो गया, इसका मीन पूरा निकालते बैठो एंड उसके बाद ये आएगा, ये देखो ये रटोगे क्या। और ऐसे देखो, ऐसे कर सकते हो, रूट अंडर रूट आई स्क्वायर डी टी बाय डी टी करना होगा, ये देखो ऐसे करोगे, डी के सर करेंगे, तो जो वैल्यू तुम करते आ रहे हो पहले, ठीक है, वो साइनोसोडियल के लिए सही है कि आई आर एम एस इज इक्वल टू आई नॉट बाय रूट टू, ये सही है सही, लेकिन ये जो फील है देखो ना, मीन पहले मैंने सीखा है, क्यों, ये फॉर्मूलाज तेरे हो गए, क्या एवरेज के फॉर्मूलाज हो गए सर, एवरेज के फॉर्मूला तो आपने बताया था डिस्क्रीट सिस्टम है, तो i1 प्लस i2 n टर्म्स के साथ डिवाइड बाय जितने टर्म्स है उतने डिस्क्रीट सिस्टम हो गया, कंटिन्यूस सिस्टम होगा तो इंटीग्रेट करेंगे i dt, इंटीग्रेशन बाय इंटीग्रेशन ऑफ dt करेंगे, तो ये आ जाएगा, इस पे क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, बस नीट में नहीं सीबीएसई में भी आया हुआ है, ये कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, कुछ भी करूंगा लेकिन ये कंसेप्ट तो इंपॉर्टेंट ही है, सीबीएसई में भी, सीबीएसई क्वेश्चन में भी ऐसा कुछ सिमिलर क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम हुआ है, इसलिए ये कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। आई होप ये कंसेप्ट यहाँ पे ही क्लियर है नाम वन शॉट लेकिन काम है पूरे। यहाँ पे आरएमएस की वैल्यू क्लियर हो गई, ठीक है सर, आरएमएस की वैल्यू सर अपनी क्लियर हो गई, देख रहे भाई, आरएमएस की वैल्यू क्लियर हो गई। आरएमएस मतलब किसी ने भी तुम्हें बोला आरएमएस का फुल फॉर्म क्या है, रूट मीन स्क्वायर बोल दोगी, हाँ उसे बोल देंगे यार रटते हो तू, स्कूल में जाके बोलना रट रहा है तू यार, फॉर्मूला ऐसे होगा सच में, तो वो भी शॉक, इससे क्वेश्चन बने हैं भाई, नीट में इससे क्वेश्चन आते हैं, वो लेवल पे तू ये क्वेश्चन कर पाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा देखना, उसके बाद उसने बोला मुझे यार आरएमएस जो अपन लेते थे वो सर साइनोसोडियल के लिए, साइनोसोडियल है अपने पास, साइनोसोडियल पढ़ा हुआ है कि नहीं, साइनोसोडियल है तो आई नॉट बाय रूट टू है, ये तो फॉर्मूला तो पढ़ना ही होगा, इससे मेजॉरिटी क्वेश्चंस है, आते हैं जरूर मेजॉरिटी क्वेश्चंस इस फॉर्मूला से, लेकिन ये फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है, आते हैं क्वेश्चन इस फॉर्मूला से भी, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टार मार्क कर लो, आएगा तो आएगा, देख लेंगे उसे। साइनोसोडियल है, एसी है, बेसिक साइनोसोडियल एसी है, तो आई आर एम एस इज इक्वल्स टू आई नॉट बाय रूट टू, ऐसे करोगे सर। कैलकुलेशन ट्रिक एनसीईआरटी की ट्रिक छापूंगा अभी मैं, 0.702 क्या समझे, एनसीईआरटी की ही ट्रिक है, देख सकते हो, एनसीईआरटी की ट्रिक है, ये ले लो, उससे हो जाएगा, उसके कैलकुलेशन ही तो कर रहा है, ये हो जाएगा। आरएमएस वैल्यू मतलब ये आरएमएस क्यों पढ़ते, देखो पहले एसी के बारे में बताया मैंने, एसी क्यों पढ़ रहे हैं, करंट तो मालूम है, आरएमएस सर मैक्सिमम वैल्यू से काम नहीं होगा क्या, मैक्सिमम वैल्यू क्या है, ये तो मैक्स वैल्यू है जो पीक पे आएगी, तो हमेशा पीक पे ही तो थोड़ी लेंगे, फ्लक्चुएट करते रहेंगे वैल्यूज सर, फ्लक्चुएट करेंगे वैल्यूज, हाँ फ्लक्चुएट कर रहे हैं वैल्यूज सर, तो एक प्रॉपर वैल्यू कौन सी ले, इफेक्टिव वैल्यू कौन सी ले, तो ये है आरएमएस वैल्यू, ये है आरएमएस वैल्यू, इसे कहते हैं वर्चुअल बेटा, वर्चुअल वैल्यू, ये होती है वर्चुअल वैल्यू, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट ये होती है इफेक्टिव, ये होती है इफेक्टिव बेटा जी, ये होगा इफेक्टिव। कोई टेंशन है अब तक नहीं, जो बेटा आप ऐसे करते हो V इज इक्वल्स टू आई आर, ये देखना, ये जो करते हो ओम्स लॉ कहते हो, V इज इक्वल्स टू आई आर, ये सर क्या है, ये सर डीसी के लिए आप बोलोगे वैलिड है, ये दिस इज वैलिड फॉर डीसी, सही है आपका, डीसी के लिए वैलिड है,
लेकिन RMS वैल्यू ऐसी वैल्यू है, अगर मैं VRMS निकालना चाहूँ तो मैं IRMS भी कर सकता हूँ, कोई टेंशन नहीं। ओम्स लॉ वैलिड है। ऑल थिंग्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैट्स वैलिड, स्टैट्स हो डायनामिक हो वैलिड है। जो चीज़ें हैं वो वैलिड होंगे, जो चीज़ें हैं वो इसके लिए वैलिड होते हैं। इसलिए तो IRMS है ना वैल्यू। ये देखो अच्छे से लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है सर? ऑल थिंग्स इलेक्ट्रोस्टैट्स हो, डायनेमिक्स हो, RMS से। जैसे जूल्स हीटिंग, H इज इक्वल्स टू IRMS बस लिख दोगे ना, IRMS स्क्वायर RT लिख दोगे, वहाँ पे ही खुश हो जाएगा। I स्क्वायर RT लिखते थे, बस IRMS स्क्वायर RT लिख दोगे तो AC के लिए भी हीट लॉस फाइंड कर सकते हो। बस RMS वैल्यू आनी चाहिए। RMS वैल्यू मैंने पढ़ा दी। RMS वैल्यू क्या होगा? RMS रूट मीन स्क्वायर। कैसे कैलकुलेट करेंगे सर? ऐसे ऐसे कैलकुलेट करेंगे। तो करंट की बात हो गई, एवरेज करंट की बात हो गई। वैसे ही वोल्टेज के लिए कर सकते हो, सेम फॉर वोल्टेज। सेम फॉर वोल्टेज क्या लिखना चाहूंगा? सेम फॉर वोल्टेज। वोल्टेज के लिए टेंशन काय को लेवे? वोल्टेज को टेंशन क्या है? अगर वोल्टेज RMS पूछा है, ये बस I की जगह RMS है, वोल्टेज का RMS निकाल दो। अगर ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला बस चेंज होगा, बाकी ऑल रिमेन्स द सेम, बस टर्म्स चेंज हो गए। ये वोल्टेज है, वो करंट है, ये वोल्टेज है, वो करंट है। ऐसे बस चीज़ें बस चेंज होते ही रहेगी, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट है, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। नोट्स बने हुए हैं तो जो इम्पोर्टेंट हाईलाइट कर रहा हूँ इससे बस एक बार ध्यान से देख लो। तो RMS क्लियर? RMS क्लियर है। RMS के बाद वो आगे आगे जाएगा। तो थोड़े सर्किट्स देख लेते हैं, थोड़ा भी देख लेते हैं, पार्ट में आ जाते हैं, मैथ्स पार्ट में। मैथ्स पार्ट में आ गए तो पहले उन्होंने बोला, पहली हेडिंग देखो, AC अप्लाइड टू रेजिस्टर। यहां से मेन कहानी चालू होगी। हाँ, ये मेन कहानी है, लेकिन जो बेसिक्स अभी आपने पढ़ा आधे घंटे वगैरह में, वो बेसिक से ही ये कहानी बिल्डअप होगी। ये तो अभी इजी लगने लगेगा। देखो कैसे वे में जाएंगे अपन। तो उसने बोला AC का सिंबल ऐसा, AC का सिंबल ऐसा, ठीक है। AC का सिंबल ऐसा, रेजिस्टर लगा दिया, रेजिस्टेंस क्या है? R है। ये कैसे लिखते हैं इससे बेटा? इसे लिखते हैं वोल्टेज, कैसे लिखेंगे? E नॉट साइन ओमेगा टी। E नॉट है साइन ओमेगा टी। ये जो है इसे AC वोल्टेज कहते हैं। ये जो है E नॉट है, ये क्या है? मैक्स वोल्टेज। ये क्या है जी? मैक्स वोल्टेज है। E इज इक्वल्स टू E नॉट साइन ओमेगा टी। ये क्या है? मैक्स वोल्टेज है। साइन ओमेगा टी क्यों लिखा सर? मैंने बोला साइन के साथ वेरी करेगा ओमेगा टी, साइन के साथ वेरी करेगा ओमेगा टी आएगा। वेव है, ओमेगा टी आना निश्चित है। कैसे ग्राफ होगा इसका? सर इसका ग्राफ तो इजी सा है, ग्राफ तो इजी सा है। यहाँ पे बस E नॉट लिख देंगे, इजी सा है ग्राफ, इजी सा है सर ग्राफ। उसके बाद I की वैल्यू क्या होगी? I होगा बेटा, I होगा I नॉट साइन ओमेगा टी, I होगा I नॉट साइन ओमेगा टी। ये जो E है वोल्टेज है, वोल्टेज है, ये E है वोल्टेज है, पकड़ लो। EMF है, वोल्टेज है, वो E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी आया। सही है, सिंपल सी ये चीज है। I इज इक्वल्स टू I नॉट साइन ओमेगा टी आया। साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी, E and I are in same phase, सेम फेज में है। तो बोले, उसने बोला क्वेश्चन बनाया, अगर AC अप्लाइड टू रेजिस्टर है तो वोल्टेज और करंट
कैसे होंगे, तो वोल्टेज और करंट सेम फेज में होंगे, सेम फेज में होंगे। ये फील कर लो ज़रा, फील कर लो। E is equals to E नॉट साइन ओमेगा टी, उसने बोला I is equals to I नॉट साइन ओमेगा टी, दोनों ओमेगा टी साइन ओमेगा टी साइन ओमेगा टी, फेज डिफरेंस तो नहीं है कुछ भी, तो सेम फेज में ही टबक टबक चलते हुए इसका कैसे लिखेंगे। इसका उसने बोला सर उसका एक कंबाइंड बना के दिखाइए, आप कंबाइंड बना के दिखाइए। बोर्ड्स में आया तो कैसे करेंगे रे, बोर्ड्स में आया तो कैसे करेंगे बेटा, कर जाएगा तू। यहाँ पे देख, ये जो डॉटेड से ये जो है वो क्या है बेटा, V नॉट है, V नॉट की वैल्यू है, हाई है, V नॉट है, E नॉट है, V नॉट है, E नॉट है। यहाँ पे जो है, यहाँ पे इस वाले पॉइंट से ये I वाला थोड़ा छोटा बना देता हूँ, I वाला थोड़ा छोटा बना देता हूँ, तो ये वाली I की वैल्यू हो गई, तो इसे I नॉट कहेंगे। ये वाली I की वैल्यू हो गई, तो दोनों सेम फेज में। सेम फेज का मतलब क्या है, अगर I ज़ीरो, वोल्टेज भी ज़ीरो, I मैक्सिमम, वोल्टेज भी मैक्सिमम, I ज़ीरो फिर से हुआ, वोल्टेज भी ज़ीरो हो गया, I नीचे की तरफ मैक्सिमम, वोल्टेज भी नीचे की तरफ मैक्सिमम। तो ये होता है सेम फेज का मतलब। फेजर होता है, अभी इसके बाद फेजर का बाद में बताता हूँ, पहले ये एक बार नोट कर लो। उसने मुझे पूछा, बोला, वो आया, बोलने चालू कर दिया कि पार क्या होगी, पार डेसिपेटेड बोल दीजिए आप, डेसिपेटेड, पार डेसिपेटेड क्या हुआ, पार डेसिपेटेड। मैंने बोला सिंपल कर दे, सारा छोड़ दे, वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस, सेम फॉर्मूला जैसे आप पढ़ते थे करंट इलेक्ट्रिसिटी में, P इज इक्वल्स टू वी आई, P इज इक्वल्स टू वी आई पढ़ते थे, वैसे ही डेसिपिएटेड का बस वहाँ पे RMS होना मांगता, RMS होना चाहिए। तो उसने बोला सर आई नॉट की वैल्यू ये कहाँ से आई, तो आई नॉट होगा बेटा सिंपली, आई नॉट होगा E बाय P, E नॉट बाय बेटा E नॉट बाय R होगा, ये E नॉट बाय R होगा। यहाँ पे आ गया है ये, ठीक है। यहाँ पे देख लो, तो अगर RMS पूछा, ये पूछा, वो पूछा, क्या करेंगे सर, IRMS का आपने फॉर्मूला बता दिया है, I नॉट बाय रूट टू, ये हो गया सर। ERMS अगर उन्होंने पूछने की कोशिश की तो E नॉट बाय रूट टू, एज सिंपल एज दैट, एज सिंपल एज दैट। ग्राफ हो गया AC का रेजिस्टर के साथ देख लिया, AC एक रेजिस्टर के साथ देख लिया, ग्राफ भी इसका देख लिया, ग्राफ भी इसका देख लिया। E इज इक्वल्स टू बोला, E इज इक्वल्स टू आया, E इज इक्वल्स टू E नॉट साइन ओमेगा टी, बोल के ला, रेजिस्टर लगा है, बोल के ला, रेजिस्टर लगा, वो बोलेगा E इज इक्वल्स टू E नॉट साइन ओमेगा टी, मैं बोलूँगा करंट क्या होगा सेम फेज में, तो I इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, I इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। कौन सा भी पार डेसिपेटेड कुछ भी कैलकुलेट करना हो, सेम करंट इलेक्ट्रिसिटी का फॉर्मूला, बस RMS लगाना है, तो वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस होगा। RMS कैसे कैलकुलेट करेंगे, आई नॉट बाय रूट टू, वोल्टेज का कैलकुलेट करना होगा तो वी नॉट बाय रूट टू। और क्या क्या बचा, और क्या क्या बचा, आई नॉट कैसे आया, वी नॉट बाय आर से आया, वी नॉट बाय आर से आया, खत्म, रिवाइज भी हो गया। AC अप्लाइड टू रेजिस्टर, खत्म, ओके, बहुत बढ़िया। भी देखना AC को किसके साथ लगा रहे, AC को साथ, किसको साथ, सेकेंड AC को बेटा, AC अप्लाइड टू, वो AC अप्लाइड टू कैपेसिटर, कैपेसिटर जी, इसका C हाईलाइट कर दो, बहुत गजब ट्रिक, जिससे C हाईलाइट कर दो बस, कोई टेंशन नहीं, C को कर दो हाईलाइट, हाईलाइट, C हाईलाइट हो गया। इसकी ट्रिक बनाइए भाई, इसकी ट्रिक है, इस ट्रिक से भाई कुछ गलत नहीं होगा। क्या ट्रिक है इसकी, पहले एक बार सर्किट डायग्राम बेटा बना लेते हैं, आएगा तो बनाने बोलेंगे, वो बोल दिया तो C है, कैपेसिटेंस C है, ये बनाओ बनाओ, बोला बनाओ, बनाया, फिर ये बोला वोल्टेज E नॉट साइन ओमेगा टी, यही वोल्टेज है यार, इसमें कोई चेंज नहीं है, यही वोल्टेज है, यही रहेगी।
बस यहाँ पे क्या हो गया देखना, I इज इक्वल टू आई नॉट, आगे चला गया साइन ओमेगा टी ओ प्लस पाई बाई टू। ये क्या है यार, ये पाई बाई टू कैसे आ गया, ये कैसे आ गया, ये कैसे आ गया भाई, प्लस में है मतलब आगे है, प्लस में है मतलब आगे है, वोल्टेज से सर ये पाई बाई टू आगे निकल गया, करंट वोल्टेज से पाई बाई टू आगे निकल गया, ये कैसे हुआ सर, ये कैसे हुआ बेटा, ये किसके वजह से, कैपेसिटर की वजह से हो गया, कैपेसिटर की वजह से हो गया। तो याद रखना कैपेसिटर चालू होता है सी से, तो कैपेसिटर चालू होता है सी से, तो करंट को आगे रखेगा, को अहेड रखेगा, को अहेड रखेगा, रखेगा बेटा रखेगा, करंट को आगे रखेगा, कितना आगे रखेगा, पाई बाई टू आगे रखेगा, पाई बाई टू। तो कैसे लिखोगे स्टेटमेंट में, करंट करंट लीड्स द वोल्टेज बाय पाई बाई टू की चीज, बाय पाई बाई टू करंट, कैपेसिटर है, उसने बोला कैपेसिटर हो क्या, कैपेसिटर हो तो मैं करंट को आगे लेके जाऊंगा, वो बोला कैपेसिटर हो आप, हाँ कैपेसिटर हूँ मैं, सी से चालू होता हूँ, करंट भी सी से चालू होता है, करंट को आगे लेके जाऊंगा वोल्टेज से, किससे, पाई बाई टू से आगे लेके जाऊंगा, बोला पाई बाई टू से आगे लेके जाऊंगा, पाई बाई टू से ही आगे लेके गया इसका सर, आप जरा दिखाइए, आप इसका ग्राफ बना के दिखाइए, ठीक है, मैंने बोला आजा 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 ग्राफ बना के दिखाते हैं आपको, लाजवाब सी चीज है ये तो बेटा, वोल्टेज का तो सेम ही ग्राफ रहेगा, वोल्टेज में कोई दिक्कत नहीं है। अभी क्या होगा, ये जब भी जीरो होगा ना तो बेटा ये पहले से ही मैक्स वैल्यू पे आ जाएगा, ये जीरो होगा तो ये हादसे से, और ये जब भी मैक्स तो ये जीरो, ऐसे ऐसे करके इसका कैसे होगा एक बार देखना ध्यान से, है इम्पोर्टेंट है, ऐसे नीचे आएगा, फिर यहाँ पे इसका मैक्स हुआ, इसका मैक्स कहाँ पे होगा, यहाँ पे मैक्स होगा, फिर इसका जीरो के वक्त इसका जीरो हो जाएगा, इसके मैक्स के वक्त इसका जीरो, उसके बाद इसके जीरो के वक्त इसका मैक्स, इसके जीरो के वक्त इसका मैक्स, और ऐसे ऐसे चलता रहेगा। भी क्या ग्राफ बना है वो थोड़ा ठीक से एक बार देखो, ठीक से एक बार डार्क थोड़ा बना दी तो नीचे है हालांकि ग्राफ, एक बार समझने की कोशिश करो समझ जाएगा। ये देखो कैसा ग्राफ है एक बार, आई होप विजिबल है ग्राफ, थोड़ा नीचे है बेसिकली, हाँ दिख रहा है लेकिन थोड़ा नीचे है, मतलब क्या होगा यहाँ पे ध्यान से फील करने की कोशिश करो, ये तो आए जब ये जीरो है तभी ये पहले से ही मैक्स वैल्यू पे होगा, पहले से ही मैक्स, जब भी ये मैक्सिमम होगा, जब भी ये मैक्सिमम देखो, जब भी ट्रिक क्या है, जब भी वोल्टेज मैक्स तो आई जीरो, जब भी आई मैक्स तो वोल्टेज जीरो, ऐसे हो रहा है, क्या हो रहा है कि जब भी वोल्टेज जीरो है तभी आई मैक्स पे गया, जब भी वोल्टेज मैक्स तभी आई जीरो, जब भी वोल्टेज जीरो तभी आई मैक्स, जब भी वोल्टेज मैक्स तो आई जीरो, ऐसे सर फ्लक्चुएशन होगा, मतलब ये पाई बाई टू से आगे है। अगर कंफ्यूज करने के लिए उसने दे दिया सर, कंफ्यूज करते हैं आपको, कंफ्यूज करते हैं, इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, आई इज इक्वल टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी, हाँ लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ, हाँ बोला हाँ लिख सकता हूँ, कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, 100% लिख सकता हूँ जी, साइन ओमेगा टी, साइन थीटा प्लस 90 कॉस ओमेगा टी होगा, कॉस ओमेगा टी ही होगा, बोला कॉस ओमेगा टी लेके आ जाओ, कॉस ओमेगा टी जो बच्चे ने लिखा, सपोज बोर्ड्स में बोला ये प्रूफ करो, प्रूफ कर दिया उसने, इतना पार्ट लिखा, उसके बाद आगे ये भी लिखा, करेक्ट मिलेगा, मालूम है उन्हें कि ये कॉस ओमेगा टी ही होगा। इसका ग्राफ भी देखो ऊपर से चालू हो रहा है, साइन का ग्राफ कैसे चालू होता है, साइन का ग्राफ कैसे चालू होता है, ओरिजिन से चालू होता है, कॉस का ग्राफ से चालू होता है, कॉस का मैक्सिमम से चालू होता है, तो मैक्सिमम से ही तो चालू हो रहा है, फील ले मैक्सिमम से ही चालू हो रहा है, कॉस ओमेगा टी, देखो यहाँ पे क्या है,
पार जो है यहाँ पे डेसिपिएटेड, एवरेज पार डेसिपिएटेड, ये यहाँ पे 0 आ जाएगी। एवरेज पार डेसिपिएटेड बोला, उसमें तो क्या आ रहा था, VRMS IRMS करके उसमें हो जा रहा था। यहाँ पे क्या है, एवरेज पार, एवरेज पार हो जाएगा 0। इसके केस में एवरेज पार होता है 0। ठीक है सर, 0 है तो इससे क्या कहेंगे, करंट तो तभी भी जा रहा है। उसने बोला सर पार नहीं है, करंट है, करंट है, तो इसे क्या कहेंगे, वॉटलेस करंट, वॉटलेस करंट। ये करंट है विदाउट पार के करंट है, तो इसे क्या कहेंगे, वॉटलेस करंट। जी हाँ सर, वॉटलेस करंट ही कहेंगे, वॉटलेस करंट ही कहेंगे। ठीक है मेरे, देख ली, हो गया बेटे, क्लियर है। क्या लिया मैंने, कैपेसिटर का रिवाइज कर दूं, एक पार्ट वैसे बचा है कैपेसिटर का, रिवाइज कर देता हूँ बेटा। कैपेसिटर में क्या है, अगर कैपेसिटर में पहले रेजिस्टेंस का आ जाए, रेजिस्टेंस में सर AC लगाया अपन ने, तो सर E तो E0 sin ओमेगा t पे ही अड़ल है, वो तो उसका वही होगा, वो तो उसका वही है, उसका कोई चेंज नहीं है। लेकिन सर I इज इक्वल्स टू I0 sin ओमेगा t आया, मैंने बोला हाँ सर आया है, तो साइन ओमेगा टी, वो भी साइन ओमेगा टी, वो तो भाई सेम फेस पे चल रहे, वो तो भाई सेम फेस पे चल रहे, उसका ग्राफ भी देखा, एक का करंट मैक्सिमम हुआ, वोल्टेज मैक्सिमम, करंट 0, वोल्टेज 0, तो भाई सेम फेस पे उनका अच्छा बॉन्डिंग बन रहा है, रेजिस्टेंस के साथ सर अच्छा बॉन्डिंग है। उसके बाद उसने मुझे बोला सर पार डेसिपेटेड क्या करोगे, सर पार डेसिपेटेड मैंने बोला VRMS IRMS कर दो। RMS क्यों लेते हैं सर, इफेक्टिव वैल्यू है, ओम्स तो लगा सकते हो, ये पार जूल हीटिंग इफेक्ट वगैरह लगा सकते हो, RMS कर दो। RMS का उसने इन जनरल बस मुझे फॉर्मूला पूछा कि IRMS का फॉर्मूला बताओ, तो मैंने बोला I0/√2, I0/√2 हो जाएगा उसका फॉर्मूला। उसके बाद वो बोला I0 कैसे निकाला आपने सर, आपके पास तो सर E0 था, बस I0 कैसे निकाला, तो I0 इज इक्वल्स टू E0/R से निकाल दिया, बस इतना ही चीज़ है, इतना ही याद होगा। उसके बाद क्या है, अगर मैंने बेटा बोला AC को सर अपन कैपेसिटर पे लगाते हैं, AC को क्या करते हैं, कैपेसिटर के साथ लगाते हैं, तो मैंने बोला कैपेसिटर है सर, कैपेसिटर तो C से चालू हो रहा है, करंट भी C से चालू हुआ है, तो करंट को फेवर करेगा, वो करंट को आगे लेके जाएगा, करंट लीड करेगा, लेकिन कितने से लीड करेगा, π/2 से करंट लीड करेगा। तो लिखना होगा करंट लीड्स द वोल्टेज बाय π/2 T/4 से लीड करेगा। T/4 मतलब टाइम पीरियड T/4 से उसे लीड करना चालू करेगा। फिर उसके बाद ये इक्वेशंस लिख दिए, इक्वेशंस तो सर समझ गए। यहाँ पे इम्पोर्टेंट केस बना सर, पार डेसिपेटेड ही 0 हो गई, पार डेसिपिएटेड ही 0 है, तो क्या करें, पार डेसिपिएटेड है 0 है, तो करंट तो तभी आ रहा है, करंट बेटा आ रहा है तभी भी, तो इसे क्या कहने लग जाएंगे सर, वॉटलेस करंट इसे कहे जाने लगेंगे, वॉटलेस करंट। सर अपन ने वहाँ पे लिंक करो, वहाँ पे सर I0 आपने बताया था कैसे निकाले, यहाँ पे कैसे निकाले, यहाँ पे तो रेजिस्टेंस नहीं है आपके पास, रेजिस्टेंस नहीं है, तो I0 कैसे निकाले, तो बेटा यहाँ पे रेजिस्टेंस जैसा एक टर्म आता है, रेजिस्टेंस जैसा एक टर्म आता है जिसे कहते हैं ये बेटा I0 इज इक्वल्स टू E0/XC, XC का टर्म, यहाँ पे नोट कर लो, इंडक्टर के बाद बताऊंगा, यहाँ पे नोट कर लो, इसे क्या कहते हैं बेटा, नोट कर लो बस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस कह देंगे, ठीक है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस कह देंगे, ठीक है, ये क्लियर है। I0 इज इक्वल्स टू E0/XC हो गया, इसे कहेंगे बेटा कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इसका सर यूनिट वगैरह आपने कुछ बता नहीं बेटा, रेजिस्टेंस का जो यूनिट होता है ना, वही इसका यूनिट होता है, रेजिस्टेंस का जो यूनिट है वही इसका यूनिट, मतलब ओम बाबा ओम, रेजिस्टेंस का ओम है यूनिट, तो इसका भी ओम होगा। जैसे रेजिस्टेंस जो है सर्किट में अपना रेजिस्टेंस
ऑब्स्ट्रक्ट करता है फ्लो ऑफ चार्ज इलेक्ट्रॉन्स को। तो ये भी सर कैपेसिटर में कैपेसिटिव इसमें कैपेसिटिव रिएक्टेंस करेगा, मतलब रेजिस्टेंस जैसे अपोज करेगा। बोले यार रेजिस्टेंस नहीं है तो क्या हुआ, कैपेसिटिव रिएक्टेंस तो है मेरे पास, अपोज कर दूंगा, इससे आई नॉट की वैल्यू निकल गई। ये बेसिक सा है, नोट कर लो, बेसिक सा है, नोट कर लो, ठीक है, बहुत बढ़िया। अभी एक और उसके टाइप का है, एसी अप्लाई टू इंडक्टर, देखना, देख रहा है, रब कर देता हूं। एसी अप्लाइड टू इंडक्टर, ये क्या चीज है, इंडक्टर वगैरह बोल रहे, इंडक्टर क्या चीज होती है? इंडक्टर सर पढ़ लिया है, कॉइल है, मैग्नेटिक फील्ड वाला इंडक्टर है ये। सिंपल इंडक्टर पढ़ लिया, म्यूचुअल इंडक्टेंस वगैरह करते थे आप। इंडक्टर की तो बात हो गई। अभी इंडक्टर, थर्ड पॉइंट, एसी अप्लाइड, एसी अप्लाइड टू बेटा जी इंडक्टर, क्या होगा, क्या होगा? उसने बोला सर सर्किट, अपन वैसे ही फ्लो में जाएंगे, कोई टेंशन नहीं है, बोलते जाओ। ई की वैल्यू क्या लिखूं, बोलते जाओ बोलते जाओ बोलते जाओ। ई की वैल्यू इज इक्वल्स टू ए नॉट साइन ओमेगा टी इज इक्वल्स टू ए नॉट साइन ओमेगा टी। तो यहाँ पे क्या होगा, इंडक्टर है बेटा, कैपेसिटर क्या कर रहा था, कैपेसिटर क्या कर रहा था, करंट को बेटा लीड करवा रहा था, करंट को लीड करवा रहा था। ये बेटा वोल्टेज को फेवर करेगा, बेटा उल्टा करेगा, वोल्टेज को फेवर करेगा, वोल्टेज को फेवर करेगा, ये फेवर करेगा, वोल्टेज को फेवर करेगा। तो ये क्या करेगा, देखो, I इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, ये हो जाएगा। माइनस की साइन मतलब, माइनस की साइन मतलब क्या हो गया यहाँ पे, बेसिक सी बात है, माइनस की साइन मतलब क्या, पीछे है, माइनस से पीछे आ गया, मतलब ये पीछे की तरफ जा रहा है, पीछे की तरफ मतलब वोल्ट, मतलब क्या बोल सकता हूं मैं, करंट, करंट लैग्स द, करंट लैग्स द बेटा वोल्टेज बाय पाई बाई टू, बाय पाई बाई टू। इस केस में सर उल्टा हो गया, ये तो सर गजब की नाइंसाफी करवा दी इसने। हाँ, वो कैपेसिटर था, उसने करंट को फेवर कर दिया, ये इंडक्टर आ गया गुस्से में। इंडक्टर बोला सर मैं अकेला रहूंगा ना, तो मैं वोल्टेज को फेवर करूंगा, क्योंकि कैपेसिटर जब आपने लगाया था तभी करंट को फेवर किया था आपने। अभी इंडक्टर होगा तो वोल्टेज को फेवर करेगा, लेकिन करंट अपना पीछे रह गया पाई बाय टू से। या फिर और यू कैन राइट, और यू कैन राइट, जो लिखा हुआ मिलता है, वोल्टेज लीड्स करंट बाय पाई बाय टू। जनरली करंट के टर्म्स में ही लिखते हैं, ये जनरल है, लेकिन वोल्टेज की जो फेवर की बात हो गई, वोल्टेज को तो फेवर कर दिया, तो वोल्टेज के बारे में भी तो थोड़ा लिखना पड़ेगा। वोल्टेज लीड्स द करंट बाय, वोल्टेज लीड्स द करंट बाय पाई बाय टू। सर यहाँ पे केस थोड़ा रिवर्स हो रहा है, रिवर्स हो रहा है सर केस। यहाँ पे क्या हो रहा है, करंट जो है वो पीछे डुबकने लगा है, वोल्टेज उसके आगे निकलने लगा। सर यहाँ पे देखेंगे तो सर यहाँ पे आपने आई नॉट पीछे की तरफ कैलकुलेट करवाया था, यहाँ पे भी करवाओगे, मैंने बोला हाँ सर करवाओगे। ई नॉट बाय एक्स एल, सर वहाँ पे एक्स ही आया था, एक्सएल बेटा, एक्सएल याद कर। यहाँ पे क्या होगा, कैपेसिटिव था वहाँ पे एक्सी, यहाँ पे क्या होगा, इंडक्टिव, इंडक्टर है ना प्यारे, इंडक्टिव, इंडक्टर है तो इंडक्टिव रिएक्टेंस, बेटा इंडक्टिव रिएक्टेंस से कोई पंगा नहीं, ये इंडक्टिव रिएक्टेंस है। वहां पे क्या था, एक्सी था, वो बोला कैपेसिटर में मैं रेजिस्टेंस जैसा बिहेव करूंगा, और ये बोला इंडक्टर में तो मैं हूँ, यहाँ पे एक्सी का टर्म आ गया, एक्सी बोला मैं हूँ इंडक्टिव रिएक्टेंस में रेजिस्टेंस जैसा, वो भी रेजिस्टेंस जैसा, ये भी रेजिस्टेंस जैसा, इसका भी ऐसा यूनिट ओम होगा, इसका भी ऐसा यूनिट ओम होगा। तो ये नोट कर लो, बेसिक सी बात है, आ सकते ये क्वेश्चन। तो AC was applied to इंडक्टर, इंडक्टर के पास चले,
इंडक्टर को पकड़ा, उसमें एसी अप्लाई कर दिया, बोला एसी तो मैं एक ही रहूंगा, वोल्टेज तो मेरा एक ही है, सबको मालूम है, वो तो बोर हो गए अभी तुम लोग, E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी। हाँ सर ये तो एक ही वहाँ पे रहता है। सर करंट के बारे में बताओ सर, करंट का क्या हुआ, करंट का क्या हुआ? बेटा करंट का ना इस बार इंडक्टर ने वोल्टेज को फेवर कर दिया, उस बार कैपेसिटिव ना C से चालू हो रहा था कैपेसिटेंस, उसने करंट को फेवर कर दिया, इंडक्टर ने क्या किया, बदला लिया, उसका वोल्टेज को फेवर कर दिया, इसलिए करंट लैग्स द वोल्टेज बाय पाई बाय 2। पाई बाय 2 का लोगों को टर्म याद रहता है, लेकिन कौन किसके आगे वो मैंने ट्रिक से बता दिया, कौन किसके आगे वो ट्रिक से हो गया। या फिर लिख सकते हो वोल्टेज लीड्स द करंट बाय पाई बाय 2, वोल्टेज लीड्स द करंट बाय पाई बाय 2। सर यहाँ पे भी पावर, सर बताइए पावर लिखा है यहाँ पे भी बेटा, पावर क्या होगी, जीरो होगी सर, कैपेसिटर जैसे बेटा, ये भाई भाई कैपेसिटिव जैसे, जैसे रे कैपेसिटिव जैसे हो, यहाँ पे कैपेसिटर जैसे है, ठीक है कैपेसिटर जैसे है। उसके बाद क्या इसे भी वॉटलेस सर करंट कहेंगे बेटा, सेम है, वॉटलेस करंट है, वॉटलेस करंट, वॉटलेस करंट है। सर इसका सर जानना है अपने को क्या हो रहा है यार, इसका सर कंडीशन अपने को समझ में नहीं आ रहा है, मतलब ये तो वो तो ठीक था, वो आगे था, ये इसका कैसे सर ग्राफ होगा? इसका ग्राफ बताएंगे ना, इसका ग्राफ बताएंगे, नीचे है बताएंगे क्या होगा बेटा। वोल्टेज तो वही है अपना, वोल्टेज तो सीधा 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 टक 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 जा रहा हुआ, वोल्टेज तो टक 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 जा रहा हुआ है। तो बेटा क्या होगा, ये नीचे से चालू हो जाएगा बेटा, ये नीचे से चालू होगा, जब भी यहाँ पे इसका मैक्स और यहाँ पे है तो इसका जीरो, इसका जीरो, अगर इसका जीरो तो इसका मैक्स आने लग जाएगा, अगर इसका मैक्स आ गया तो इसका जीरो आने लग जाएगा, इसका जीरो आने लग जाएगा, अगर इसका जीरो आ गया तो इसका मैक्स आने लग जाएगा। देखो कैसा शानदार बनाया हुआ है, होप ये विजिबल है, अच्छे से विजिबल है। एक बार ज़रा नीचे देख ले मेरे प्यारे बेटे, नीचे देख ले क्या बनाया मैंने। अगर ये देखो ये करंट है, ये वोल्टेज है बेटा, कंफ्यूज नहीं होना, ये वोल्टेज है, ये करंट है, जो ब्लू से बना रहा हूँ वो करंट है, करंट है वो ब्लू से, करंट को दिखाते हैं ना जनरली से, ब्लू से है करंट है भाई, वो जब ही नीचे से चालू, नीचे से सर फील नहीं आ रहा इसका, नीचे से क्यों चालू हो रहा है बेटा। आई को क्या लिख सकते हो बेटा, आई को लिख सकते हो आई नो माइनस आई नॉट कॉस ओमेगा टी, कोई टेंशन अभी तो भाई कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। उसे कैपेसिटिव में क्या लिखा था, कैपेसिटिव में लिखा था सर आई इज इक्वल्स टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी, यहाँ पे माइनस लिखा है तो इसका माइनस मैक्सिमम से चालू होगा, माइनस मैक्सिमम से चालू होगा, और माइनस मैक्सिमम से ही चालू हुआ है, देखना यहाँ से। और उसके बाद अगर उसके बाद से अगर वोल्टेज मैक्सिमम, करंट बेटा पीछे, करंट बेटा इस बार पीछे तो जीरो, करंट बेटा इस बार पीछे, अगर वोल्टेज जीरो करंट मैक्सिमम, अगर वोल्टेज मैक्सिमम करंट जीरो, सेम फील है यार। ये इतने जल्दी समझना नहीं है, ये दोनों में ग्राफ कैसे प्लॉट किया इजी है, लोग ग्राफ रट के जाएंगे, ये बेसिक प्लॉट मैंने बता दिया, अभी जो कुछ प्लॉट करना होगा इजीली कर पाएगा, कौन सी भी एग्जाम हो इजीली कर पाएगा। आई इज इक्वल्स टू आई कॉस ओमेगा टी का ग्राफ मालूम है, मैक्सिमम से सर मैक्स से चालू होता है वैसे मालूम है, तो आई जो कैपेसिटर का था, जो आई रेजिस्टेंस में तो कुछ नहीं है, रेजिस्टेंस में क्या कुछ नहीं हुआ, रेजिस्टेंस में सर आपको मालूम है करंट का सर आई इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी कर लेंगे, वहां पे कुछ टेंशन नहीं है, वहां पे बेटा वोल्टेज के साथ ही अपन लबक कैसे बनवाते हैं। लेकिन यहाँ पे सर देखो कैपेसिटर है तो देखो ना सर, कैपेसिटर है तो आई इज इक्वल्स टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी का सर मैक्स से होता है, तो ऊपर वाले मैक्स से लेके जाऊंगा, ऊपर वाले मैक्स से लेके गए थे वहां पे लेके गए थे, यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे क्या किया सर माइनस कॉस ओमेगा टी, क्योंकि माइनस आ गया यहाँ पे, माइनस आ गया माइनस कॉस ओमेगा टी, तो नीचे से लेके गए ना बाबा, नीचे से लेके गए, तो इंडक्टर का भी रिवाइज करे, इंडक्टर का भी रिवाइज करे, क्या हुआ इंडक्टर में, बोला इंडक्टर मेरे पास आता है, इंडक्टर बोला कि कैपेसिटर सर जब भी अपन ने लगाया, कैपेसिटर को जब भी सर्किट में लगाया था इसी के, उसने करंट को फेवर किया और पाई बाय 2 आगे ढकल दिया। मैं बोलूंगा अभी वोल्टेज के साथ कौन है, वोल्टेज के साथ कौन है, तो वो इंडक्टर में हाथ ऊपर किया, आई एम विथ वोल्टेज
तो वोल्टेज को उसने लीड करवाया पाई बाय 2 से, तो करंट पीछे दुबक के रह गया, करंट लैग्स द वोल्टेज बाय पाई बाय 2, याद रखनी लाइन। और बाकी तो सब पार, वॉटलेस पार जीरो है, वॉटलेस करंट आएगा, आई नॉट इज इक्वल्स टू ई नॉट बाय एक्स एल, ये सर हो जाएगा। इंडक्टर का भी क्लियर है, इंडक्टर का भी क्लियर है। आगे देखते हैं एक्सएल एक्सी में कंपैरिजन है, क्वेश्चन आएगा उससे, एक्सएल एक्सी में कंपैरिजन है, क्वेश्चन आएगा उससे, बोला ठीक है। ठीक है, एक्सी और एक्सेल में बस एक अच्छा सा कंपैरिजन बचा है, यहाँ पे कर देंगे अच्छे से। एक्सी एक्सेल, एक्सी को क्या कहेंगे बोला, कैपेसिटिव, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इससे क्या कहेंगे बेटा, बोल याद कर एल है तो इंडक्टिव, इंडक्टिव रिएक्टेंस। उसने बोला इसकी यूनिट बोल दे, यूनिट, मैंने यूनिट तो अभी वैसे बताई है, ओम है, ओम है, ओम, इसकी यूनिट क्या है, ओम है बेटा, ओम है, इसकी भी यूनिट है। जैसे रेजिस्टेंस है, देखो जैसा रेजिस्टेंस है, जैसा रेजिस्टेंस खत्म, जैसा रेजिस्टेंस वैसे कैपेसिटर है, तो ये कैपेसिटर का रेजिस्टेंस का, कैपेसिटर का रेजिस्टेंस का काम कौन करेगा, एक्सी करेगा सर। इंडक्टर के रेजिस्टेंस का काम कौन करेगा, एक्सेल करेगा, बढ़िया। तो ये इसका फॉर्मूला सर क्या है, अगर कैलकुलेट वगैरह करते आया तो एक्स सी इज इक्वल्स टू 1 बाय ओमेगा सी, वे सी इज द बेटा सी ये है कैपेसिटेंस आपका प्यारा। तो बेटा ओमेगा ये क्या है, ओमेगा को कैसे लिख सकते हो, 2 पाई एफ लिख सकते हो। तो एक्सी का और एक फॉर्मूला क्या बन के आ जाएगा, 2 पाई एफ सी बन के आ जाएगा। ये इम्पोर्टेंट चीज है, याद हो, बहुत अच्छी बात है, इससे क्वेश्चन आएगा, याद रखना होगा। तो अगर मैंने ये ग्राफ, ये बहुत पूछता है यार, उससे क्या मालूम क्या इससे हमदर्दी है। एक्सी और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ पूछेगा तो एक्सी इज बेटा दिख रहा है यहाँ पे, एक्सी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो क्या आएगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आ जाएगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आ जाएगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद इंडक्टर है, इंडक्टर है, इंडक्टर का सर फॉर्मूला क्या है, एक्स एल इज इक्वल्स टू ओमेगा एल, देखो, और एक्स एल को क्या लिख सकते हैं, 2 पाई एफ एल बेटा, ये दो रिलेटेड फॉर्मूला। तो यहाँ पे क्या है, एक्स एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ, एक्स एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ, एक्स एल क्या है बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ है। तो इसका ग्राफ कैसे होगा, एक्स एल और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ, एक्स एल और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ बेटा स्ट्रेट लाइन होगा, बेटा स्ट्रेट लाइन होगा, इसका ग्राफ ऐसा, उसका ग्राफ ऐसा, इसका ग्राफ ऐसा, उसका ग्राफ ऐसा। फॉर्मूला याद है बुरा, याद है सर, पढ़ लिया है फॉर्मूला बहुत अच्छे से, ये एक बार नोट कर लो, ठीक है, ये एक बार नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, आएगा जरूर आएगा, आएगा जरूर आएगा। एक तो क्वेश्चन जाहिर सी बात है आएगा यहां से, ठीक है। हाँ, अभी क्या है, ये आता है अपना सीरीज एलसीआर सर्किट, सर्किट है सीरीज एलसीआर, ये सर्किट वालों का लास्ट पोर्शन है, लेकिन पार वगैरह थोड़ा निकालना बचता है तो इसमें ही कवर करवा दूंगा, कोई टेंशन नहीं है। बेसिक क्लियर है, 3 सर्किट्स बेसिक है वो क्लियर हो गए, ठीक है।
भी सीरीज एलसीआर सर्किट बेटा, सीरीज एलसीआर सर सारे लगा दिए आपने सर, इंडक्टर भी लगा दिया, कैपेसिटर भी लगा दिया और रेजिस्टेंस भी लगा दी। और ये सर्किट सर ऐसा कुछ दिखाई देगा, ये तो सारे सीरीज में हो गए, ये तो सारे सीरीज में है, सीरीज एलसीआर सर्किट, इसलिए तो बेटा नाम है ना। आई इज इक्वल टू बोला आई नॉट सर, तो ये तो बढ़िया से लिख देंगे, बाकी आगे का देखा जाएगा। एल सी आर हो गया, एल सी आर हो गया, एल सी आर हो गया। एल क्या होता है बेटा? एल होता है बेटा, जिसको नहीं मालूम, सेल्फ इंडक्टेंस। एल क्या होता है? सेल्फ इंडक्टेंस। कोई बात नहीं, वो पूछते हैं ना आई है, इंडक्टर का आई से चालू होता है तो एक्स आई क्यों नहीं लिखा? नहीं, सेल्फ इंडक्टेंस एल होता है, ठीक है। देखो अभी क्या होता है यहाँ पे, ये सीरीज में चल रहे हैं, आया वो मेरे पास, सीरीज में चल रहे हैं, ये सीरीज में है और सीरीज में है, तू रहे सीरीज में। तो क्या होता है अभी, जो अभी ये क्या होगा, आर तो सर आर तो आगे रखेगा, ठीक है। तो इसमें फेजर का कॉन्सेप्ट आ गया, इसके लिए इसको पढ़ने के लिए फेजर की जरूरत। फेजर 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 क्या है? फेजर मतलब वी आर, सिंपल लैंग्वेज में वी आर राइटिंग, वी आर डिनोटिंग, सॉरी, वी आर डिनोटिंग द voltage and current as rotatable vectors। जो रोटेटेबल वेक्टर की तरह मैं करंट को लेके जाऊंगा, करंट और वोल्टेज को मैं कैसे ले रहा हूं सर? एक रोटेटेबल वेक्टर की तरह ले रहा हूं। रोटेटेबल वेक्टर, यहाँ पे तीनों ग्राफ्स बना दूं, तीनों का बना दूं अच्छे से। तो ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, ये एल है, ये कैपेसिटर। तो रेजिस्टेंस में क्या हो रहा था सर? वोल्टेज आगे तो करंट भी आगे, तो इसलिए उसका नोटेशन ऐसे करना होगा, ये आई है, ये वोल्टेज है। देखो कैसा अच्छा सा इसका वेक्टर फॉर्म में शॉर्ट यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन हो गया। कैसे शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन हो गया? इतना बड़ा यार ग्राफ कौन बनाते बैठेगा? बोला ग्राफ में बनाते नहीं बैठूंगा, ये रेजिस्टेंस का अच्छे से मैं डिनोट कर दूंगा और मुझे कोई भी टेंशन की जरूरत ना हो। एल में क्या होगा उसने बोला, एल करंट तो इधर है, करंट इधर है, लेकिन वोल्टेज बेटा लीड कर रहा है। वोल्टेज लीड कर रहा है किससे बेटा? पाई बाय 2 से लीड कर रहा है, पाई बाय 2 से वोल्टेज लीड कर रहा है, वोल्टेज लीड कर रहा है पाई बाय 2 से। और यहाँ पे देखना यार, यहाँ पे देखना ध्यान से क्या हो रहा है, देखना कैपेसिटर में क्या होगा। कैपेसिटर में वोल्टेज लैग करेगा, करंट लीड करेगा। करंट किससे लीड करेगा बेटा जी? पाई बाय 2 से लीड करेगा। करंट किससे करेगा? पाई बाय 2 से करेगा, क्या नहीं लीड करेगा सर। ये है वेक्टर, ये है बस वेक्टर। ये अगर समझ लिया तो सीरीज एलसीआर बेटा चुटकी का काम है। क्या किसका काम है बेटा? चुटकियों का काम है सीरीज एलसीआर सर्किट। अगर ये समझ लिया तो कैसे बनाया मैंने, कैसे बनाया, इजी बात है क्या नहीं? पहले बताओ इजी है क्या नहीं? रोटेटेबल वेक्टर है भाई, फेजर क्या एक रोटेटेबल वेक्टर है। देखो मैंने जो थियोरी बताया, ये रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस लगा तो वोल्टेज और करंट एक डायरेक्शन में पट्टी पर वो उसमें क्या होगा, इंडक्टर में वोल्टेज पाई बाय 2 से आगे, वोल्टेज बेटा पाई बाय 2 से आगे, देखना वोल्टेज पाई बाय 2 से आगे। यहाँ पे बेटा करंट पाई बाय 2 से आगे, कैपेसिटर में करंट पाई बाय 2 से आगे, हो गया खत्म। ये फेजर का है, फेजर का डेफिनेशन यही है। खुद के टर्म्स में लिखना ना भाई, और रोटेटेबल वेक्टर टर्म इंपॉर्टेंट है, रोटेटेबल वेक्टर ये इंपॉर्टेंट है, रोटेट कर सकते हो इन वेक्टर्स को। तो रोटेटेबल वेक्टर सीरीज एलसीआर सर्किट जो है उसमें थोड़ा वेक्टर वगैरह का गेम अपने को लगेगा, जो वेक्टर वगैरह है उसका थोड़ा गेम लगेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे बता दिया। वैसे फेजर में पहले भी बता सकता था, लेकिन अच्छे से तुम्हें यहाँ पे चमकेगा कि फेजर का कैसे अच्छे से यूज होगा, फेजर का कैसे अच्छे से यूज होगा। तो एलसीआर सर्किट में थोड़ा फेजर का ये नोट कर लो। ये चाहिए तो रेजिस्टेंस के उधर लिख सकते हो, वोल्टेज के उधर लिख सकते हो, इंडक्टेंस के उधर लिख सकते हो और कैपेसिटर के उधर लिख सकते हो, ये वाला चीज। तो यहाँ पे क्या है, ये अभी अपने को सर्किट की जरूरत नहीं, सीरीज एलसीआर सर्किट तो बना दिया,
इंडक्टर, कैपेसिटेंस वगैरह, वो सब एक सीरीज में होंगे पड़े हुए, वो सर सीरीज में पड़े होंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, बेसिक सी चीज समझने की कोशिश करो। यहाँ पे पहले बड़ा डायग्राम एक बार बना, यहाँ पे पहले बड़ा डायग्राम बना के क्या करेंगे सर, ये सर वोल्टेज है रेजिस्टेंस का, उसी डायरेक्शन में सर अपना ऐसे है वोल्टेज रेजिस्टेंस का है। तो सर रेजिस्टेंस और करंट तो एक डायरेक्शन में रहने की गुंजाइश रखते हैं सर, एक डायरेक्शन में रहते हैं, अपने खाते पीते एक डायरेक्शन में है, एक डायरेक्शन में रहते हैं। लेकिन सर अपन ने इस तरफ देखना यार, इस तरफ अपन ने इंडक्टर लगा दिया, वोल्टेज ऑफ इंडक्टर, इस तरफ इंडक्टर लगा दिया, वोल्टेज ऑफ इंडक्टर आ गया, पीछे की तरफ कैपेसिटर लगा दिया। और तो क्या करे सर, यहाँ पे कंफ्यूजन आ गया, यहाँ पे कंफ्यूजन आ गया, ये तो सर कैंसिल आउट होंगे, ये तो सर कैंसिल आउट होंगे, बोल रहा हूँ ये तो सर कैंसिल आउट होंगे। सर अगर वोल्टेज जो है इंडक्टर का वो ज्यादा है कैपेसिटर से, तो बेटा ये कैसा होगा, ये कैसा होगा, ये बेटा इंडक्टिव, इसे कहते हैं जी इंडक्टिव एलसीआर, सॉरी इंडक्टिव एलसीआर, हाँ इंडक्टिव एलसीआर होगा। इंडक्टिव एलसीआर मतलब कैसे दिखाई देगा, ये इंडक्टिव एलसीआर मतलब ये इंडक्टिव एलसीआर की लाइन बना रही, ये वाली जो डॉटेड लाइन है वो बेटा इंडक्टिव एलसीआर की लाइन, इंडक्टिव एलसीआर की ऐसी लाइन होगी तो क्या होगा बेटा प्यारे, देखना जो करंट जो है बेटा तेरा प्यारा 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 करंट, वो वोल्टेज से बेटा फाई एंगल, ये जो फाई एंगल है उससे लैग करने लग गया, उससे लैग करने लग गया। तो उसने बोला इस केस में क्या लिखूंगा सर, सर आई इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाई लिख दूंगा, फाई मतलब ये जो गैप है वो दिखाई देगा। सर अगर क्या होगा वी एल वो स्मॉल है सर वी सी से, तो क्या होने लग जाएगा सर, क्या होने लग जाएगा बताइए आप। ये बेटा कैपेसिटिव एलसीआर इसे कहा जाता है, कैपेसिटिव एलसीआर मतलब ओवरऑल कैपेसिटर हो गया। कैपेसिटर ऐसे बिहेव करेगा, कैपेसिटर क्या करता है बोलो ना, करंट को सर आगे रखता है, करंट को आगे प्रायोरिटी है। तो सर यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर ये चीज हो गई, ये चीज हो गई, तो ये देखो क्या हो रहा है, ये चीज हो जाएगी, और देखना यार ध्यान से, ये चीज हो जाएगी तो देखना ध्यान से, इस केस में क्या हो जाएगा I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस वाई का फेज एंगल आ जाएगा, प्लस फाई का फेज एंगल यहाँ पे आने लग जाएगा। वेरस यहाँ पे अगर नेट वोल्टेज निकालना चाहूंगा, नेट वोल्टेज के लिए फॉर्मूला क्या है, तो दैट इज रूट वी आर का स्क्वायर, रूट वी आर का स्क्वायर बेटा, रूट वी आर का स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे वी एल माइनस वी सी लिख सकते हो, माइनस ये उल्टा भी कर सकते हो, कैसे भी कर सकते हो, डिपेंड किस पे करेगा, डिपेंड कैसे करेगा, बड़ा माइनस छोटा, हाँ तो इससे ही निकाल सकते हो, ये इससे ही निकाल सकते हो, ये होगा वी नेट का फॉर्मूला। वी नेट इससे निकाल सकते हो सर, वी नेट निकाल सकते हैं हम इससे, वी नेट ये जो है वी नेट, इस केस में वी नेट है, ये वी नेट का ये फॉर्मूला निकाल सकते हो। तो एक टर्म आता है यहाँ पे इम्पेडेंस, एक टर्म आता है जेड, जेड को क्या कहते हैं इम्पेडेंस, ये टर्म आता है इम्पेडेंस मतलब क्या, पूरे एलसीआर का होता है ये, पूरे एलसीआर का कैसे होगा, जैसे अपन आई नॉट निकालते हैं, आई नॉट क्या है बेटा, ई नॉट जो है ई नॉट बाय जेड होता है वो, जैसे उसमें अपन करते थे सर रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस बस सर्किट में है तो आई नॉट इज इक्वल्स टू ई नॉट बाय आर, तो वैसे यहाँ पे इम्पेडेंस यूज करना पड़ेगा सर। इम्पेडेंस का फॉर्मूला क्या है, इम्पेडेंस का फॉर्मूला बेटा होगा आर स्क्वायर प्लस एक्स सी या फिर एक्सएल माइनस, ये हो जाएगा यहाँ पे पक्का हो जाएगा। ये बेटा चीज याद रखनी इंपॉर्टेंट है, इम्पेडेंस से ही क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं, इम्पेडेंस से देखा है
एनालिसिस से देखा हुआ है कि इम्पेडेंस से बेटा जी बहुत क्वेश्चन आने के चांसेस है। तो इम्पेडेंस का फॉर्मूला क्या हो गया, रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी माइनस एक्स एल का स्क्वायर करके ये लिख सकते हो। ये डिपेंड करेगा सर, ये एक्स सी ज़्यादा है एक्स एल ज़्यादा है, उस बेसिक चीज़ पे डिपेंड करेगा। इससे ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। लेकिन यहाँ पे एक थोड़ा केस आ जाएगा, ये तो बेसिक है, कैपेसिटर ये वगैरह बेसिक कॉन्सेप्ट से यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। ये डायग्राम एक इम्पॉर्टेंट है, और एक Z का डायग्राम मैं बना के दिखाता हूँ क्योंकि एनसीईआरटी में दिया है इट इज द हाइपोटेन्यूज, तो इसलिए बच्चे को समझ नहीं आता कि इसे हाइपोटेन्यूज क्यों कहा गया है, क्योंकि सिंपल है लेकिन थोड़ा अच्छे से देखना पड़ेगा। सिंपल है लेकिन थोड़ा अच्छे से देखना पड़ेगा। जैसे कि अगर ये ऐसा है बेटा, ये जो तेरा फाई था वो ऐसा है, ये जो तेरा बेटा जी फाई है वो ऐसा है, और ये आर है और ये एक्स सी माइनस एक्सएल है। कैसे भी लिख दो एक्स सी माइनस एक्सएल, एक्स सी बड़ा है तो एक्स सी माइनस एक्सएल लिख दो, कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। और ये बेटा आपका जी आएगा, ये इंपेडेंस आएगा ये हाथ पे। तो आपको पूछ सकता है भाई tan फाई, पहली बात तो ये पूछेगा, तो एक्स सी बाय एक्सएल बेटा tan फाई तो है, तो कुछ नहीं करना है, सिंपल ये करोगे तो आंसर पाओगे, सिंपल ये करोगे आंसर पाओगे। tan फाई की वैल्यू पूछ ली, सिंपल ये करना है। इसमें क्या क्वेश्चन आएंगे, पड़े पड़े हुए क्वेश्चन आएंगे, सिंपल पड़े पड़े हुए क्वेश्चन ही इससे आएंगे। उसने बोला सर cos फाई निकालो, सर cos फाई निकालो बेटा, मैंने बोला एडजेसेंट r बाय z, इसका सर यूज क्या है, आप cos फाई क्यों निकाला? इससे कहते बेटा, इससे कहने वाले बेटा पावर फैक्टर हो जाएगा, पावर फैक्टर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बेटा इस सीरीज एलसीआर सर्किट की पार जो है वो VRMS लिख सकते हो, IRMS लिख सकते हो, जैसे अपन ने रेजिस्टेंस में किया। लेकिन बस आगे छोटा सा ट्विस्ट है, cos फाई यूज करना पड़ेगा। तो पार को कौन डिटरमाइन कर रहा है, पावर को सर कौन डिटरमाइन कर रहा है, cos फाई डिटरमाइन कर रहा है। इससे यहाँ पे cos फाई का टर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट ओवर हियर। बेसिक सी चीज है लेकिन इंपॉर्टेंट सी चीज है, यहाँ पे पावर फैक्टर भी नोट हो जाना चाहिए। लेकिन अभी एक यहाँ पे ये एलसीआर सर्किट तो क्लियर है, लेकिन एक केस आता है, केस मैंने जिसको डिस्कस नहीं किया, XC इज इक्वल्स टू XL, छोटा सा केस है, डिस्कस करके फ्रीक्वेंसी के बारे में थोड़ी सी बात होने वाली है। XC इज इक्वल्स टू XC का XC इज इक्वल्स टू XL, सॉरी, उसका एक इंपॉर्टेंट केस यहाँ पे डिस्कस होना बस बाकी रह गया है। बाकी बेसिक फॉर्मूलाज अगर लगाओगे तो पूरे क्वेश्चंस इससे ही हिलने वाले हैं। और फ्रीक्वेंसी आएगा, रेजोनेंस का केस एक बार देख लेते हैं, वेयर XC इज इक्वल्स टू XL। रेजोनेंस कभी होगा बेटा, रेजोनेंस कभी होगा जब भी XC इज इक्वल्स टू XL हो और VC इज इक्वल्स टू VL हो। इसमें शॉर्ट क्वेश्चन पूछेगा, cos फाई की वैल्यू 1, खत्म। cos फाई की वैल्यू 1, Z क्या है, Z क्या होगा R, Z कैसे होगा मिनिमम, Z कैसे होगा मिनिमम, I कैसे होगा मैक्सिमम। शॉर्ट क्वेश्चंस ये यहाँ पे लिख दिए, पहले ही लिख दिया। रेजोनेंस मतलब सर XC इज इक्वल्स टू XL के केस में तो सर फॉर्मूला सबको याद है, XC का फॉर्मूला पूछा 1 बाय ओमेगा ए, XL का फॉर्मूला पूछा ओमेगा L। इसमें क्या करेंगे सर अपन, ओमेगा को इधर ले लो, फ्रीक्वेंसी चाहिए, फ्रीक्वेंसी फाइंड करो, उसे F0 लिखेंगे सर। ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है, ये क्या है बेटा, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, ठीक है, ये जो है वो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है, इसके बाहर से कोई नहीं आएगा। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला देना चाहूंगा तुझे, ये F0 इज इक्वल्स टू 1 बाय 2 पाई रूट LC, ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला के बाहर से, इस फॉर्मूला पे ही बहुत सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं
ओ एफ नॉट इज इक्वल्स टू 1/2 पाई एल रूट एल सी। इस फॉर्मूला से ही क्वेश्चंस आ गए हैं। इसे कहते हैं बेटा रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट हो जाएगी, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट हो जाएगी। मैंने बोला रेजोनेंस आ गया। रेजोनेंस कभी आएगा? XC इज इक्वल्स टू XL पे रेजोनेंस आएगा। XC इज इक्वल्स टू XL पे रेजोनेंस आएगा। वोल्टेज दोनों की सेम होगी तो रेजोनेंस आएगा। cos फाई की वैल्यू क्या लिखते हैं बेटा? cos फाई की वैल्यू होगी 1। कैसे आई सर 1? बिकॉज z इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर ही हो जाएगा, क्योंकि वो तो कट हो गए, ये जो टर्म्स थे वो जीरो हो गए। XC माइनस XL जीरो हो गया, XC माइनस XL जो है बेटा वो जीरो हो गया। इसलिए सर z की वैल्यू r आ गई। cos फाई की वैल्यू क्या रहती थी? cos फाई इज इक्वल्स टू r बाय z। अगर z ही r है तो r बाय r कट करके 1 ही आ जाएगा। cos फाई की वैल्यू 1 आ गई, z r आ गया। मिनिमम है ये, मिनिमम है ये, मैक्सिमम है। तो फ्रीक्वेंसी के बारे में भी, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के बारे में भी क्लियर हो गया होगा। अभी यहाँ पे ग्राफ आएगा, दैट इज z वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ। z वर्सेस यहाँ पे ग्राफ देखेंगे, किसका सर ग्राफ है? ये z वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ है। तो ये है बेटा वो ग्राफ, ये ग्राफ है। यहाँ पे है ये वाला पॉइंट जो है वो है f नॉट, ये वाला पॉइंट जो है वो f नॉट है। तो यहाँ पे जैसे जैसे ये z कम हो रहा है तो ये f नॉट की तरह आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा? ये वाला पार्ट जो है वो कैपेसिटिव होता है, और ये जहाँ पे बढ़ रहा है वहां पे ये इंडक्टिव होता है, वहां पे इंडक्टिव होता है। ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है, इससे पूछा जा सकता है थोड़ा, लेकिन बोर्ड्स के लिए इतना आएगा नहीं। तो सर अगर अपन ने देखा ये जो है अपना ऐसे अचीव करने का, ये जो है अपना वो है शार्पनेस दिया हुआ है एक टर्म, शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। तो ये कभी होगा जब ये जो है बैंडविड्थ जो है वो कम होगी, बैंडविड्थ लो होगी। तो इसमें शार्पनेस के लिए क्या लगता है? अगर क्वालिटी फैक्टर जो है Q हाई होगा तो शार्पनेस ज्यादा होगा, शार्पनेस जो है बेटा वो ज्यादा हो जाएगा। सर क्वालिटी फैक्टर कैसे निकाल सकते हैं? Q इज इक्वल टू XL बाय R लिख सकते हो, या फिर एक इजी फॉर्मूला है 1 बाय R रूट L C का फॉर्मूला। तो पूछा गया था एक बार 2020 में कि क्वालिटी फैक्टर मतलब किस पे डिपेंड करता है? तो XL बाय R पे डिपेंड करता है, इसलिए ये दे दिया है। क्वालिटी फैक्टर शार्पनेस मतलब क्या हुआ? शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस मतलब शार्प बन गया, जल्दी से फ्रीक्वेंसी रेजोनेंट, अच्छा रेजोनेंस मतलब शार्प, अच्छा रेजोनेंस मतलब शार्प। बैंडविड्थ उसकी कम होनी चाहिए। शार्पनेस किस पे डिपेंड करता है? क्वालिटी फैक्टर। एक रेडियो का क्वालिटी फैक्टर ज्यादा होगा तो उसकी शार्पनेस ज्यादा होगी। क्वालिटी फैक्टर कैसे निकालते हैं वो भी बता दिया। अभी बस एक ही टॉपिक बचा हुआ है, दैट इज ट्रांसफॉर्मर्स का टर्न्स रेशो, उससे ही क्वेश्चन आएगा। वर्किंग वगैरह बता रहा नहीं हूँ, ट्रांसफॉर्मर्स का बस एक टर्न्स रेशो, उससे ही सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। द टर्न्स रेशो कौन सा है बेटा? टर्न्स रेशो ये है NS by NP is equals to VS by VP is equals to IP by IS। ये फॉर्मूला याद हो गया तो सारे क्वेश्चंस बन गए। मतलब सेकेंडरी कॉइल है जो अपन कर रहे हैं उसमें अगर टर्न्स इतने हैं, प्राइमरी कॉइल में इतने हैं, तो ये वोल्टेज इसका निकाल सकते हो। तो ये याद रखना, पार कंज्यूम होता है, पार कंजर्व्ड होता है जो बेटा जी पार कंजर्व्ड होता है, दैट इज P जो है P है वो PS इज इक्वल्स टू PP। जो प्राइमरी पार और सेकेंडरी पार इनपुट पार आउटपुट वो कंजर्व होता है, इसलिए बेटा ये बोल सकते हैं VSIS इज इक्वल्स टू VPIP। तो ये जो P का टर्म है वो मतलब इनपुट अपन दे रहे हैं, और S से अपने को सेकेंडरी कॉइल से अपने को आउटपुट जनरेट हो रहा है। तो ये है टर्न्स रेशो, पूरा आउटपुट जनरेट हो रहा है। तो ये है पूरा वन शॉट ऑन द AC। तो यहाँ पे पूरा लेक्चर थोड़ा बड़ा गया होगा, लेकिन पूरे फील के साथ सारे कॉन्सेप्ट्स रिवाइज हो गए होंगे। इसी वन शॉट लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो, और ऐसे ही लेक्चर्स के लिए स्टे ट्यून्ड। तब तक के लिए टेक केयर।